Hello friends, welcome back on our YouTube channel Study with Civil Buddy. You are studying with कमलजीत ककराना। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में कॉम्पैक्शन तक देख लिया था। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में जैसा मैंने आपको बताया था कि वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, और जो कंसोलिडेशन है, जैसा कि मैंने लास्ट में आपको एक टेबल बनवाई थी जो डिफरेंसेस की, उनके उसके अंदर आपने देखा था कि ये एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, और भी तीन चार कुछ इनके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताए थे आपको। ठीक है, तो वो वहां जा उस लेक्चर में जाकर के आप रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल। जैसे कॉम्पैक्शन अगर अपना हो गया है तो उसके बाद में अपन कंसोलिडेशन पे आएंगे। तो ठीक है, कंसोलिडेशन पे इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन सॉइल अंडर कंसिडरेशन। मतलब सीधे सीधे ये बोलें तो क्या होगा कि जो धीरे धीरे इसके जो वॉल्यूम के अंदर जो डिक्रीमेंट होगा, क्यों होगा? जैसे कि कोई ये सॉइल मैट्रिक्स है या फिर सॉइल का कोई भी स्ट्रक्चर है जो भी अपन लेना चाहते हैं कंसिडरेशन के अंदर। ठीक है, उसके अपर अगर लोड लगता रहेगा, सरचार्ज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगर लगेगा, कंसिडरेशन में लेंगे अपन सरचार्ज को या लोड को, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कुछ ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रेजुअल डिक्रीज को ही क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। अब वॉल्यूम चेंज हो क्यों सकता है? क्यों? एक पहला रीजन इसका देखते हैं कि कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर्स। इसके अंदर जो वॉइड्स जो थे उनके अंदर से अगर एयर जो है वो एक्सपल्शन हो गया एयर का, या फिर बाहर निकल गई वॉइड्स से, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चेंज हो सकता है। या फिर सेम चीज इनके अंदर अगर पोर्स के अंदर वाटर था, जो कि वाटर अगर बाहर आ गया, इनसे निकल गया, एक्सपल्शन हो गया उसका, तो उसको बोलेंगे कि भाई उसकी वजह से भी वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सोइल के जो सॉलिड्स हैं उनका ही प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट हो गया। मान लो सोइल के जो सॉलिड्स हैं वो पहले इस अरेंजमेंट में थे, फिर ये या तो क्लोजर स्टेट में आ गए या फिर कुछ इनके अंदर जैसे कि इनके जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्ट हो गई, या फिर कुछ इसका रीएडजस्टमेंट हो गया, तो इसकी वजह से भी जो वॉल्यूम चेंज है वो हो सकता है। तो ये अपन ने देख लिया यहाँ तक कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी के अंदर फिर इसके बाद आता है कि कंसोलिडेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन। ठीक है, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कॉम्पैक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करता है? इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग एंड इज ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। ठीक है, पोर एयर के निकलने की वजह से होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों के बीच में कि डिफरेंस कि एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर की वजह से कौन सा होता है और एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर की वजह से कौन सा इफेक्ट आता है या फिर कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें प्राइमरी कंसोलिडेशन की। ठीक है, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में क्या होगा कि ये सेकंड टाइप है कंसोलिडेशन का। ठीक है, इसमें क्या है, ये कब स्टार्ट होता है? जब सोयल जो है वो फुल सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, बिगिन व्हेन सोयल रीचेस टू फुल सैचुरेशन एंड रिमेन्स सैचुरेटेड। मतलब कि पूरे टाइम जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक ये सैचुरेट रहेगी सोयल। ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। ठीक है, पोर्स के अंदर जो वाटर है उसके एक्सपल्शन की वजह से इट कंप्लीट्स व्हेन एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर स्टॉप्स। मतलब कि जो वाटर था उसके जो पोर्स थे उनके अंदर, वो अगर कंप्लीटली जो एक्सपल्स हो गया है, मतलब यहाँ से निकल चुका है बाहर, तब जाकर के अपना जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एक टाइम टेकिंग फिनोमिना है। ठीक है, टाइम टेकिंग फिनोमिना क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो कॉम्पैक्शन होगा वो एक्सपल्शन ऑफ एयर की वजह से होगा, और ये जो है एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर की वजह से होगा। तो पोर वाटर जो है उसको निकलने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए ये टाइम टेकिंग फिनोमिना हो गया। विच डिपेंड्स अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड्स करता है वो भी देख लेते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर, ठीक है, लोडिंग कंडीशन के ऊपर, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। ठीक है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ मतलब कि जैसे कोई भी सॉइल मीडिया लिया, इसके अंदर इसकी जो ड्रेनेज पाथ होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में, ट्रैवल करने में, मतलब अगर ज्यादा बड़ा सॉइल मीडिया हुआ तो इसको ज्यादा टाइम लगना है फिर। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन की, थर्ड जो इसका टाइप है कंसोलिडेशन का, ठीक है। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ये कब स्टार्ट होगा, कंप्लीशन ऑफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, मतलब कि वाटर जो है वो निकलना बंद हो चुका है अब, ठीक है, पोर्स के थ्रू। अब नेक्स्ट है कि वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स, प्लास्टिक जो रीएडजस्टमेंट होगा सॉइल मॉलिक्यूल्स का या फिर सॉइल जो सॉलिड्स होंगे उनका, उनकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज होगा उसकी वजह से जो कंसोलिडेशन अपने को अकर होगा उसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी कंसोलिडेशन इन हाईली प्लास्टिक क्ले। ये एक ध्यान रख लेना डेटा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से कि कितना होता है प्लास्टिक क्लेस के अंदर सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है वो 10 to 20%, 10% से लेकर के 20% तक हो सकता है। किसका 10 to 20%? टोटल सेटलमेंट का, ठीक है। तो टोटल सेटलमेंट होगा उसका 10 to 20%। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ये कुछ जो कोफिशिएंट्स हैं इसके अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे, ठीक है, कंसोलिडेशन की। तो इसकी बात कर लेते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये कैसे डिफाइन होता है कि इसका जो ये जो स्लोप है किस कर्व का, वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस कर्व का। ये एक कर्व दिखाया आपको यहाँ पर, इसके अंदर देखिए जो y एक्सिस है उसके ऊपर है वॉइड रेशियो और x एक्सिस है उसके ऊपर है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इन दोनों का जो स्लोप है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और ये इस कर्व की शेप ध्यान रखना, जो कॉनकेव जो है वो शेप होती है इसकी, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होती है ये, ठीक है। अब इसकी अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसको और इसको डिनोट, जो इन जो 5 कोफिशिएंट है यहाँ पर, इन 5 कोफिशिएंट्स के आप जो नोटिफिकेट जो इनका नोटेशंस हैं उनको जरूर ध्यान रखना आप, जैसे इसको एवी से शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इसको एवी से शो करते हैं, तो एवी इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा। डेल्टा ई जो है वो चेंज इन वॉइड रेशियो है और जो डेल्टा सिग्मा है वो है इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर चेंज, ठीक है। डेल्टा सिग्मा बार कर लीजिए इसको यहाँ पर, ठीक है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर चेंज है, इन दोनों का स्लोप हो गया। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर इसको बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये स्लोप होता है वॉइड रेशियो वर्सेस लोगरिथम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब ये लोग क्यों लिया अपन ने, क्योंकि जैसे कि ऊपर जो कर्व देख रहे थे इसके अंदर ये जो है ये कांस्टेंट नहीं था, कुछ इसके अंदर चेंजेस हो रहे थे, तो इसके लिए अपने को जो इसके डेटा जो है वो ज्यादा रिलायबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके बिहाफ के ऊपर अपन ने इसको लोग में कन्वर्ट कर लिया ताकि ये क्या मिल गया अपने को, स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। ये इसकी जो शेप है कर्व की, तो इससे अपन इजीली अपन इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीसी जो है इसको इसका नोटेशन जो वो होगा सीसी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन इंडेक्स का। तो सीसी इक्वल टू ई नोट माइनस ई1 अपॉन लोग सिग्मा 1 बार माइनस लोग सिग्मा नोट, ठीक है। जैसा कि ये इसका आप इजीली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी उसके बिहाफ पर इसका m जो है वो स्लोप होगा। इस स्लोप को कैसे निकाल सकते हैं अपन, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये पैरामीटर्स होते थे अपने जो अपन ने कभी 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन इंडेक्स, यहाँ तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन की सीसी की रेंज जो है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की जो रेंज है वो क्या है 0.1 to 0.3। ये जरूर ध्यान रखना आप मोस्ट ऑफ द क्लेज के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लेज है उनके लिए सीसी जो है वो लाई करता है 0.1 to 0.3 के बीच में। ग्रेटर सीसी का क्या मीनिंग होगा, मतलब सीसी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा कि सोइल जो है वो मोर कंप्रेसिबल है, इसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर विद इन सेम चेंज ऑफ स्ट्रेस इट विल बी कंप्रेस्ड मोर, मतलब कि सेम चेंज स्ट्रेस के अंदर अगर आप सेम चेंज कर रहे हो, जैसे कि आपने 20 यूनिट का स्ट्रेस चेंज किया, ठीक है, एक सॉइल के लिए जो कि लेस कंप्रेसिबल है या फिर जिसका सीसी जो है वो लेस है, तो इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो लेस होगी। जबकि आप 20 यूनिट का ही स्ट्रेस अगर चेंज करेंगे किसी ऐसी सॉइल के लिए जिसकी सीसी की वैल्यू ज्यादा है, तो उसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा शो होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एम्पेरिकल रिलेशंस की। एम्पेरिकल रिलेशंस मतलब कि जो प्रैक्टिकल करे गए फिर उनसे जो रिलेशन मिला अपने को फील्ड के अंदर, तो उसके बिहाफ पर कुछ साइंटिस्ट ने एम्पेरिकल रिलेशंस बनाए हैं। उनके लिए अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि सीसी के जो एम्पेरिकल रिलेशंस हैं वो कौन कौन से हैं।
पहला जो रिलेशन है वो है फॉर अनडिस्टर्ब्ड सोइल, मतलब कि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है अभी तक। अनडिस्टर्ब्ड सोइल विद मीडियम सेंसिटिविटी, मतलब इसकी सेंसिटिविटी मीडियम है। तो इसके लिए फॉर्मूला जरूर है, ये ध्यान रखिएगा आप, CC इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10। यहां पर WL जो है वो क्या है, लिक्विड लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं फॉर रिमोल्डेड, इस सेकंड एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उसके ऊपर। फॉर रिमोल्डेड क्लेज विद मीडियम टू लो सेंसिटिविटी, मीडियम टू लो सेंसिटिविटी जब होगी रिमोल्डेड क्लेज के लिए, ठीक है। तो रिमोल्डेड मतलब कि उसका अंदर डिस्टर्बेंस आ गए हैं, उसकी जो रिमोल्डिंग है वो हो चुकी है, ठीक है। तो इसके CC की बात करें तो ये हो जाएगा 0.007 इंटू WL माइनस 10, यहाँ पर भी लिक्विड लिमिट है। और इन फॉर्मूलाज के अंदर जो WN आप जो WL जो पुट करोगे आप, वो परसेंटेज के अंदर गिवन होगा आपको, वो ही पुट करोगे, जैसे 50%, 60%, ये डायरेक्ट 50 और 60 ही पुट करोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बना ही ऐसे है कि इसके अंदर डायरेक्ट आप परसेंटेज पुट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक क्लेज के लिए। ऑर्गेनिक क्लेज के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला जो दिया था वो है CC इक्वल टू 0.00115 WN। तो इसकी अगर बात करोगे, WN क्या है यहाँ पर, नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा आपको या फिर फॉर्मूले के अंदर जस्ट सिंपल वैल्यू पुट करवा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन इनिशियल वॉइड रेशियो इज नोन। इनिशियल वॉइड रेशियो इज नोन, तो इसके अंदर क्या होगा, CC का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर देख लीजिए आप, CC इक्वल टू 1.15 इंटू E0 माइनस 0.35। ये कई बार क्वेश्चन, ये जो है ये याद कर लीजिए, कई बार इसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। CC अगर कहीं अपने को जरूरत है, जैसे सेटलमेंट एनालिसिस वगैरह में, तो उसका CC हो सकता है आपको वॉइड रेशियो गिवन हो, तो यहाँ से डायरेक्ट बिना बोले आप यहाँ से सीधा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर CC की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और E0 जो है इनिशियल वॉइड रेशियो, ये हो गया यहाँ पर अपना CC कंप्लीट। अब CC के बाद में अपन चलते हैं इसका जो फोर्थ जो टाइप है, ओवर कंसोलिडेशन या ओवर कंसोलिडेटेड या प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। जैसे अपन ने सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो था वहां तक देख लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल या फिर प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रेजेंट में जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो लेस होगा किससे, जो पास्ट में लग रहा था। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जैसे आप एक जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उससे समझिए, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर पहले ये लग रहा था कुछ लोड या स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा 1, जिसकी वैल्यू अपन मान लेते हैं 50 यूनिट। लेकिन अब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, सेम स्ट्रक्चर के ऊपर अपन ने इसकी लोडिंग किसी वजह से कम हो गई, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है इसके ऊपर वो हो गया मान लो 30 यूनिट, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सॉइल जो है उसको बोलेंगे अपन ओवर कंसोलिडेटेड या फिर प्री कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। ये हो गया, यहां से समझ आ गया होगा आई थिंक। तो इसके अंदर सिंपल आसान भाषा में कि ये कैसे क्या ओवर कंसोलिडेटेड होता है, ठीक है। और ये लेस वॉल्यूम चेंज शो करता है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल जो है। एग्जांपल जो है इसका क्या क्या हो सकते हैं, डेसिगेशन ऑफ क्ले, रिमूवल ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर जैसे किसी इसके ऊपर थे वो पिघल गए अर्थ सरफेस के ऊपर, तो वहां पर लोडिंग कम हो गई या फिर स्ट्रेस कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवर कंसोलिडेट हो जाएगा। राइजिंग ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल जो है वो राइज कर गई हो, मान लो पहले यहाँ हो वाटर टेबल फिर यहाँ आ गई हो, ठीक है, तो इसकी वजह से जो होगा वो भी ओवर कंसोलिडेटेड होगी। अब इसके अंदर वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का एक कर्व देख लीजिए, इसके बिहाफ पर आपको कोफिशिएंट्स जो है वो डिफाइन करने होंगे। ये वॉइड रेशियो का कर्व है, ये इसकी शेप जो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले जो सॉइल थी उसके लिए कॉनकेव थी, जबकि यहाँ पर ध्यान रखिए ओवर कंसोलिडेटेड है उसके लिए कॉन्वेक्स होगी इसकी शेप, ओवर कंसोलिडेटेड होगा। और यहाँ पर फिर देखिए कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद में ये फिर से इसके अंदर कॉनकेव हो गई और नॉर्मल कंसोलिडेटेड जो सॉइल थी उसके लिए अपन ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। तो इसके अंदर जो कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे अपन वो है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन के अंदर सिंपल जो फॉर्मूला लगभग सेम ही है उसका, जो CC है और CR का, ठीक है।
ई नोट माइनस ई वन अपॉन लॉग सिग्मा वन बार या फिर सिग्मा वन डैश अपॉन सिग्मा जीरो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं सी आर की वैल्यू की। सी आर की वैल्यू जो है वो 1/5 से लेकर के 1/10 तक होगी। किसकी? सीसी की, जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। कई बार इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है थियोरी में, या फिर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा इससे कि ये ऑप्शन दे देगा कि OCR ग्रेटर देन 1, OCR इक्वल टू 1, OCR लेस देन 1। तो इसको अपन डिफाइन करते हैं। OCR कैसे डिफाइन करेंगे? OCR इक्वल टू रेशियो होता है मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट। पास्ट के अंदर जो मैक्सिमम जितना अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस था, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सारी चीजें जो चल रही हैं वो इफेक्टिव स्ट्रेस के टर्म्स में चल रही हैं। और नेक्स्ट जो इसका रेशियो है वो किसके साथ है? मैक्सिमम अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस इन प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलेंगे OCR। अगर OCR ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट में जो है, ठीक है, वो लेसर हो गया किससे? पास्ट से। और OCR इक्वल टू 1 हो गया मतलब कि प्रेजेंट और पास्ट में बराबर था। OCR लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट वाला जो इफेक्टिव स्ट्रेस था वो लेसर हो गया प्रेजेंट से। तो इसमें इस कंडीशन में कौन से हो जाएंगे? अंडर कंसोलिडेटेड सोइल। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब आपको समझ आ गया। OCR इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। ठीक है, अब आता है तरजांगीज 1D कंसोलिडेशन थ्योरी। तरजांगी ने क्या किया था? एक थ्योरी दी थी, 1D एनालिसिस किया था इसके अंदर। ठीक है, तो वो तो काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कंसोलिडेशन थ्योरी जो है वो तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, सिंपल बता देता हूँ क्या था उसके अंदर। कि तरजांगी जो 1D कंसोलिडेशन थ्योरी थी उसके अंदर स्प्रिंग एनालॉजी यूज करी थी। स्प्रिंग एनालॉजी के तहत क्या था कि इसके अंदर T इक्वल टू 0 टाइम पर उन्होंने स्ट्रेस नोट किया, तो स्ट्रेस इसमें T इक्वल टू 0 टाइम पर कौन सा आएगा? ओनली पोर वाटर, क्योंकि इंस्टेंटली लगा है तो पोर वाटर आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं आएगा। अब T इक्वल टू T के ऊपर, मतलब किसी टाइम T के ऊपर इन दोनों, इसमें दोनों इफेक्टिव स्ट्रेस भी आएगा और पोर वाटर भी आएगा। और T इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर माना जाए तो इसमें क्या था कि भाई जो पोर वाटर प्रेशर है वो है 0, मतलब जो वाटर जो था पोर्स के अंदर वो निकल चुका है। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा आएगा? ओनली इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इन सब को मिलाकर के उन्होंने एक थियोरी दी थी स्प्रिंग एनालॉजी से, जिसको बोलते हैं अपन 1D कंसोलिडेशन थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर कुछ अजम्पशंस थे कि जो सोइल जो है वो सोइल मास जो है उसको होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, ये सब माना था। और इसके अंदर 1D का मतलब है कि यूनि डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो होगा। नेक्स्ट डार्सी लो वैलिड था, यहाँ पर सोइल जो है वो फुली सैचुरेट थी, और पूरी जो प्रोसेस है उसके ड्यूरिंग जो है वो सोइल जो सैचुरेट ही रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर 1D कंसोलिडेशन थियरी की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो तरजांगी 1D इक्वेशन, जो कंसोलिडेशन जो प्रोसेस था उसके बिहाफ पर उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू CV इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी थी उन्होंने। तो इसके जो सोल्यूशन जो बनाए थे उसके बिहार पर अपन काफी कुछ जो पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। CV इज द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन और डेल यू अपॉन डेल टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोर वाटर प्रेशर which represents the rate of consolidation। ठीक, अब अगर बात करें CV की, तो CV का ध्यान रखना, यहाँ पर एक नया कोफिशिएंट आ चुका है, CV कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसका नाम जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि लास्ट में जाकर सारे पढ़ लोगे ये कोफिशिएंट्स, तो इनके नेमिंग में जरूर कंफ्यूज होगे। तो ये नेम यहाँ अभी से ध्यान रखना, स्टार्ट कर देना इनको। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी की बात करें, CV इक्वल टू K अपॉन MV इंटू गामा V। तो MV क्या है यहाँ पर?
वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ये एक नया कोफिशिएंट है जिसकी अपन अभी फर्दर बात करेंगे। के जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। गामा डब्ल्यू या गामा वी जो है वो क्या है, वाटर का यूनिट वेट। यहां तक अपनी बात हो गई कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन तक। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। इसका भी ध्यान रखिए, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला जो होगा एम वी इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नोट। जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी था ए वी, उसको यूज करते हुए यहां पर फॉर्मूला दिया ए वी इक्वल टू 1 प्लस ए वी अपॉन 1 प्लस ई नोट। ठीक है, ई नोट क्या है, इनिशियल वॉइड रेशो। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया होगा, इनिशियल वॉइड रेशो। अब अपन नेक्स्ट यहां पर कोफिशिएंट्स की बात हो गई है कंप्लीट, तो अपन अब नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ तरजागीज इक्वेशन। तरजागीज इक्वेशन जी थी, उसके सॉल्यूशन के बिहाफ पर अपन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली अपन जो इसका सॉल्यूशन से निकालते हैं वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज कैपिटल यू से। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, फ्रैक्शन डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ अल्टीमेट कंसोलिडेशन at which is completed at any stage of time during consolidation। ठीक है, मतलब जो ये टोटल कंसोलिडेशन था इसका कोई फ्रैक्शन है ये। ठीक है, किसी भी स्टेज के ड्यूरिंग और किसी भी टाइम पर। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग थ्री वेज। थ्री वेज जो है उनके थ्रू ये इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। पहला जो है वो देखते हैं कौन सा वे, सेटलमेंट एट एनी स्टेज इज नोन। सेटलमेंट अगर अपने को पता है तो अपन ये फॉर्मूला लगा करके इसका जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो निकाल सकते हैं। परसेंटेज यू इक्वल टू डेल्टा स्मॉल एच अपॉन डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100। डेल्टा स्मॉल एच क्या है यहाँ पर, सेटलमेंट एट एनी टाइम टी। एनी टाइम टी के ऊपर जो सेटलमेंट है वो। डेल्टा एच जो है वो क्या है, अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट एट द एंड। एंड के अंदर जो सेटलमेंट अपने को मिलेगा अल्टीमेट, वो जो है वो कैपिटल डेल्टा एच है। नेक्स्ट वे की अगर अपन बात करें इसको कैलकुलेट करने की परसेंटेज यू को, तो वो है एक्सेस पोर प्रेशर इज नोन। एक्सेस पोर प्रेशर जो है वो नोन होगा अपने को, तो इसका परसेंटेज यू है वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन। परसेंटेज यू इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू अपॉन यू इनिशियल इंटू 100। यू जो है वो है पोर वाटर प्रेशर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी के ऊपर, और जो स्टार्टिंग के अंदर जो पोर वाटर प्रेशर है वो है यू आई। ठीक है, तो ये यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला। इसको एक बार इन सबको नोट डाउन करके इसको एक बार रिवाइज करके इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये याद इतनी इजीली रहेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि परसेंटेज यू कैसे और निकाल सकते हैं। अगर अपने को वॉइड रेशो पता है, व्हेन वॉइड रेशो इज नोन, अगर वॉइड रेशो पता है तो अपन ये फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं परसेंटेज यू इक्वल टू ई नोट माइनस ई अपॉन ई नोट माइनस ई 100 इंटू 100। तो इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर ई नोट जो है इनिशियल वॉइड रेशो हो गया, ई जो है आफ्टर टी टाइम वॉइड रेशो हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें ई 100 की, तो वो है फाइनल वॉइड रेशो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसके अंदर ये तीन ही पैरामीटर थे जो अलग अलग थे, ये इन सब की अपन बात कर ली यहाँ पर। तो ये हो गया अपना परसेंटेज यू, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालना कंप्लीट। यहाँ से फिर अपन जाते हैं सेकंड जो है सॉल्यूशन ऑफ तरजांगीज इक्वेशन से अपन टाइम फैक्टर निकाल सकते हैं। टाइम फैक्टर, तो इस टाइम फैक्टर का फॉर्मूला जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीवी से। ठीक है, टाइम फैक्टर जो है उसको टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होता क्या है, इट इज द पैरामीटर विच इज रिलेट टू द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एंड टाइम रिक्वायर्ड टू द कंसोलिडेशन। मतलब कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है एंड जो टाइम रिक्वायर्ड है कंसोलिडेशन के लिए, उन दोनों को रिलेट करने के लिए अपन एक टाइम फैक्टर यहां पर जनरेट किया है। ठीक है, तो टीवी इक्वल टू इसका फॉर्मूला जो है वो सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। अब अगर देखिए सीवी का यूज आया, सीवी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। डी क्या है, ड्रेनेज पाथ लेंथ। ड्रेनेज पाथ लेंथ कैसे क्या होती है, जैसे कि ये मान लो आपका कोई सोइल मीडिया है, अब इसके ऊपर अगर टू वे का मतलब क्या है, दोनों साइड से इसके अंदर वाटर जो है वो
फोर्स के थ्रू निकल सकता है। तो अगर टू वे हुआ और इसकी टोटल जो हाइट है वो है h, दोनों वे से निकल सकता है, तो कोई पार्टिकल हाफ इधर ट्रेवल करेगा और हाफ इधर ट्रेवल करेगा, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहेंगे वो निकलने के लिए। तो ये हो गई इसके अंदर टू वे के अंदर जो d जो है वो हो गई h/2। और अगर एक साइड का ब्लॉक हो गया तो इसको बोलेंगे वन वे ड्रेनेज पाथ। तो इससे क्या करेगा, यहाँ का पार्टिकल भी ट्रेवल करके यहाँ तक जाएगा, तो इससे d जो है वो हो जाएगी d इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टीवी की। अगर अपने को u पता है तो टीवी अपन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज u मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, अगर अपन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन अगर अपने को पता है तो अपन टाइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन परसेंटेज u जो है वो लेस देन इक्वल टू 60% हुआ, लेस देन इक्वल टू, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए लेस देन इक्वल टू 60, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन टीवी इक्वल टू π/4 इंटू यू अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसके अंदर जो u है वो आप परसेंटेज वाला रखोगे, जैसे परसेंटेज 60 हो गया या फिर 50 हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो सब इसके अंदर परसेंटेज के अंदर रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीवी की। अगर परसेंटेज u ग्रेटर देन 60 हुआ, अगर इक्वल टू भी होता है ना 60, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे, और अगर उससे थोड़ा मतलब ग्रेटर देन 60 हो गया तो इसके लिए आप सेकंड फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, टीवी इक्वल टू 1.781 माइनस 0.9332 इंटू लोग 10 बेस के ऊपर है 100% माइनस u परसेंटेज u, तो ये इसके अंदर फिर से यहाँ पर परसेंटेज वाला ही रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब कुछ डेटा जो अपने डायरेक्टली काम आता है वो है टाइम फैक्टर जो है 50% कंसोलिडेशन के ऊपर, तो वो होता है 0.196, और जो टीवी जो है 90% के ऊपर वो होता है 0.848, और जो टीवी है 100% के ऊपर वो होगा इन्फिनिटी। तो ये अपनी बात यहाँ तक टाइम फैक्टर तक की हो गई। नेक्स्ट अपन जो है इसके डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है उसके डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनके मेथड्स कौन कौन से हैं, तो सीवी जो है वो डिपेंड किस किस के ऊपर करता है, टाइप ऑफ सॉइल हो गई, टाइप ऑफ सॉइल पे हो गई, तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे हो गई, और फिर चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो इसका फर्स्ट मेथड है वो उसकी बात करते हैं अपन, टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ फिटिंग मेथड। ठीक है, टाइम फिटिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, और टेलर्स स्क्वायर रूट मेथड भी। ठीक है, तो इन इस जो टर्म्स हैं इनका जो नाम है उनका ध्यान रखना, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और इसके लिए जो ये हाई जो कंसोलिडेटेड जो सॉइल्स होती हैं या फिर क्लेज होती हैं उनके लिए यूज में लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% है, तो मतलब हाई है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला अपने को टाइम फैक्टर का पता है, टीवी इक्वल टू सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। अब अपने को क्या पता है, सीवी निकालना सीवी है, जबकि टीवी अपने को पता है, क्योंकि परसेंटेज यू अगर पता है अपने को तो अपन डायरेक्ट इसके अंदर पुट करके टीवी निकाल लेंगे। टीवी की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उनमें से एक है 0.848 जो कि परसेंटेज यू की वैल्यू 90% होने पर आती है। मतलब 90% अगर कंसोलिडेशन हो चुका है तो टाइम फैक्टर की वैल्यू 0.848 हो जाएगी। यहाँ से सीवी की वैल्यू निकल जाएगी, सीवी का एक फॉर्मूला हो जाएगा जिसके अंदर अपने को ड्रेनेज पाथ की जो लेंथ है डी और T90 जो टाइम की वैल्यू है वो पुट करते ही अपने पास में आंसर आ जाएगा। जो सीवी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से क्या आ गया फाइनली अपने पास 0.848 इंटू डी स्क्वायर अपॉन T90। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो है T जो है ये टाइम रिक्वायर्ड है फॉर 90% ऑफ कंसोलिडेशन, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कैसेग्रेंडेज लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन कि ये परसेंटेज यू अगर इसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% है, जिसकी वैल्यू अपने निकाल ली थी इसके लिए टीवी की। ठीक है, तो अपने पास में कैसेग्रेंडेज लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड यूज में आएगा। 0.196 इक्वल टू सीवी इंटू T50 अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से सीवी की वैल्यू जो सीवी का फॉर्मूला है वो अगेन 0.196 इंटू डी स्क्वायर अपॉन T50 आ जाएगा। तो यहाँ तक बात होगी मेथड्स के मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सीवी की। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं सेटलमेंट एनालिसिस का। ठीक है, सेटलमेंट एनालिसिस में क्या है कि जो टोटल सेटलमेंट होता है वो समीशन होता है किसका, इनिशियल सेटलमेंट प्लस
प्राइमरी कंसोलिडेशन की वजह से जो सेटलमेंट होगा और जो सेकेंडरी सेटलमेंट है उनकी वजह से। तो अब अगर अलग अलग बात करें इनके अंदर, तो ये जो पहला जो है इनिशियल जो सेटलमेंट है इसकी बात करें तो ये अलग अलग जो सॉइल के टाइप्स हैं उनके लिए अलग अलग होगा। तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए अगर अपन बात करें, कोहेजन लेस सॉइल, तो उसके अंदर जो कौन पेनिट्रेशन डेटा होता है उसके बिहाफ पर अपन कैलकुलेट करते हैं SI इक्वल टू H नोट अपॉन CS इंटू log सिग्मा नोट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नोट बार। इनका फॉर्मूला बस ध्यान रख लेना, बाकी इसकी इतनी ज्यादा बड़ा जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशंस जो है जूनियर लेवल इंजीनियर जो एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर नहीं ही आएंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लीजिएगा आप। इसके अंदर जो आपको अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनका बता देते हैं कि H क्या है, H नोट जो इनिशियल थिकनेस है कंप्रेशन लेयर की। ठीक है, कौन पेनिट्रेशन डेटा है उसका कोफिशिएंट है CS, और सिग्मा नोट बार प्लस जो डेल्टा सिग्मा बार है, इन दोनों का आपको पहले बता चुका हूं मैं कि इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है ये सिग्मा बार। नेक्स्ट अपन बात करें डेल्टा सिग्मा बार, तो ये चेंज है इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर, और ये चेंज कहां पर होता है, सेंट्रल लेयर के ऊपर होता है। ठीक है, जो सॉइल मीडिया है उसकी सेंट्रल लेयर के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक इलास्टिक सेटलमेंट। इलास्टिक सेटलमेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर SI जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू बी इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ES इंटू IT। ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रख लेना, ये किसका है, इलास्टिक सेटलमेंट। जहां पर Q क्या है, यूनिफॉर्म प्रेशर है बेस के ऊपर, फुटिंग के बेस के ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर है, और जो B जो है वो क्या है, विड्थ ऑफ द फुटिंग, म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है, ES जो है वो क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ सॉइल है, IT जो है वो क्या है, यहाँ पर L/B रेशियो है। तो ये सारा अब सेटलमेंट की बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, ₹1 का डोनेशन जो भी सक्षम लोग हैं वो कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी। जो दूर दराज जो बैठे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में कुछ रिसोर्सेज या फिर कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है, उन तक हम ये ऑनलाइन जो टीचिंग है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमारा जो भी काम सुगमता से होता रहे, इसके लिए जो सक्षम है वो ₹1 का डोनेशन अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।